सभी इतिहास प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज एक बार फिर हम मराठा इतिहास की तरफ लौटते हैं और आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वह है मराठा राज्य संघ का उद्भव, विकास और पतन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मराठा कन्फेडरेसी। लेकिन मित्रों, चर्चा प्रारंभ करने से पहले एक बार फिर मैं आपसे अपील करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियोस मैं डालता हूं उनको आप पूरा देखें। पूरा देखने पर ही आप उसका लाभ उठा पाएंगे और उस पर कमेंट करें। साथ ही साथ आपको और जिन टॉपिक्स पे वीडियोस की ज़रूरत हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे मैं उस पर वीडियोस बना के डाल सकूं। तो मित्रों, मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रारंभ करता हूं मराठा राज्य संघ या मराठा कन्फेडरेसी, जो कि आज का टॉपिक है, उसके उद्भव, विकास और पतन के विषय में आपको थोड़ी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। मित्रों, पेशवा बाजीराव प्रथम, जिस पे अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो डाला था, जिसने कि 1720 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक शासन किया था पेशवा के रूप में। तो पेशवा बाजीराव प्रथम के समय से ही हमें मराठा राज्य संघ की उत्पत्ति के थोड़े अस्पष्ट से संकेत मिलने लगते हैं। इसी पेशवा के समय से ही ऐसा कहा जाता है कि मराठा राज्य संघ की नींव पड़ी। इसकी प्रक्रिया आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि छत्रपति साहू ने भारत के विभिन्न भागों से चौथ एवं सरदेशमुखी वसूलने के लिए अपने मराठा सरदारों को अधिकार पत्र प्रदान किए। ये अधिकार पत्र सर अंजाम, आप ध्यान दें टर्म पे, सर अंजाम कहे जाते थे और इनके प्राप्तकर्ता को, यानी जो इन अधिकार पत्रों को प्राप्त करते थे, उनको सर अंजामदार कहा जाता था। तो इस प्रणाली को सर अंजामी कहा जाता था। तो ये तीन टर्म आप याद कर लें। सर अंजाम यानी जो अधिकार पत्र होता था, और सर अंजामदार यानी जो अधिकार पत्र प्राप्त करते थे, और सर अंजामी, वह इस प्रणाली को नाम दिया गया था। तो परिणामतः चौथ एवं सरदेशमुखी वसूलने के दौरान इन सरदारों ने विभिन्न भागों में अपना प्रभाव क्षेत्र कायम कर लिया। विभिन्न भागों से मतलब यह है कि मराठों के अधीन जो विभिन्न भाग थे, और अपने अर्ध स्वतंत्र राज्यों की इन्होंने स्थापना की तथा पेशवा से औपचारिक मान्यता प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार मराठा राज्य संघ का उदय हुआ। प्रमुख मराठा जागीरदार थे बरार का रघुजी भोसले, बड़ौदा का गायकवाड़, इंदौर का होलकर और ग्वालियर के सिंधिया, और स्वयं पूना का पेशवा। तो मराठा राज्य संघ या मराठा कन्फेडरेसी जो है, उनमें 5 भागीदार थे। बरार का रघुजी भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर का होलकर, ग्वालियर के सिंधिया और स्वयं पूना का पेशवा। यहाँ ध्यान रखने योग्य है कि मराठा राज्य क्षेत्र के बढ़ने के साथ साथ पेशवा ने मराठा सरदारों को बड़े बड़े भू क्षेत्र प्रदान किए, जिससे दूर स्थित स्थानों का प्रबंध सही ढंग से किया जा सके। 1749 ईस्वी में साहू की मृत्यु के बाद पेशवा सर्वेसर्वा हो गया एवं राज परिवार की ओर से प्रशासन चलाने लगा, जबकि मराठा सरदार अपने अपने क्षेत्रों में प्रभुत्व संपन्न माने जाने लगे। इसी समय मल्हार राव होलकर एवं रानोजी सिंधिया ने क्रमशः इंदौर और ग्वालियर में अर्ध स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। इतिहासकार सिडनी ओवेन का मत है कि बालाजी बाजीराव के समय में मराठा राज्य तंत्र या मराठा राज्य संघ में मराठा राज्य तंत्र मराठा राज्य संघ में परिवर्तित हो गया। एक बार फिर से सुन लें,
इतिहासकार सिडनी ओवेन का मत है कि बालाजी बाजीराव के समय में मराठा राज्य तंत्र मराठा राज्य संघ में परिवर्तित हो गया, जिसमें 5 मराठा सरदार सम्मिलित थे, जिनका नाम अभी मैंने ऊपर लिया। पेशवा को राज्य संघ का स्थायी एवं वंशानुगत मुखिया होने का गौरव प्राप्त हुआ। मित्रों, अब हम थोड़ा अलग अलग मराठा संघ के सदस्यों के विषय में जान लेते हैं, उनके बारे में थोड़ा विचार कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बरार के रघुजी भोसले की। रघुजी भोसले द्वितीय पेशवा का एक सेनापति एवं बरार का राजा था, जिसका क्षेत्र नागपुर से कटक तक विस्तृत था। वह मधुजी भोसले का पुत्र था। मराठा सेना में रघुजी सेना साहिब सूबा की उपाधि से विभूषित था। गृह युद्ध में व्यस्त रहने के कारण इसने 1791 ईस्वी में टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग नहीं लिया था, किंतु नाना साहब के कहने पर युद्ध के खर्च हेतु अपने हिस्से के 10 लाख रुपए का इसने योगदान किया था। अब बड़ौदा के गायकवाड़ की बात करते हैं। गुजरात एवं काठियावाड़ प्रायद्वीप के इलाकों में गायकवाड़ का राज्य फैला था, जिसकी राजधानी बड़ौदा थी। बड़ौदा के राजा सायाजी के शारीरिक रूप से अक्षम होने के कारण उनकी ओर से फतेह सिंह राज्य कार्य करता था। 1789 ईस्वी में फतेह सिंह की मृत्यु के बाद उसके भाइयों में गृह युद्ध छिड़ा। पेशवा ने मनाजी को मान्यता दी, किंतु महादजी सिंधिया ने गोविंद राव का समर्थन किया। 1792 ईस्वी में सायाजी की मृत्यु के बाद गोविंद राव पेशवा से मान्यता प्राप्त करने में सफल हुआ। गोविंद राव को ब्रिटिशों का भी समर्थन प्राप्त था। 1800 ईस्वी में गोविंद राव की मृत्यु के बाद उसका गैर कानूनी पुत्र कान्होजी गद्दी पर आया, किंतु अप्पा जी ने इसका विरोध किया। तो इस अवसर से लाभ उठाकर ब्रिटिशों ने बड़ौदा राज्य को सहायक संधि के अधीन कर लिया। इसी तरह इंदौर का होलकर भी मराठा राज्य संघ का एक प्रमुख अंग था। मराठा राज्य संघ का तीसरा सदस्य इंदौर का होलकर था। इसके अंतर्गत मालवा का दक्षिणी भाग सम्मिलित था एवं मल्हार राव होलकर के बाद उसकी पुत्र वधू अहिल्याबाई द्वारा शासित था। अहिल्याबाई ने 1766 ईस्वी से 1795 ईस्वी तक शासन किया था। अहिल्याबाई का सेनापति तुकोजी था, जिसने अमेरिकी एवं फ्रेंच जनरलों की सहायता से एक विशेष सेना का निर्माण किया था। अहिल्याबाई के प्रशासन की अंग्रेज भी तारीफ किया करते थे। उसके राज्य में पूर्ण शांति थी, उसका राज्य बहुत समृद्ध था। वह एक आदर्श प्रशासिका थी और उसकी मृत्यु के बाद उसके राज्य का पतन प्रारंभ हुआ। उसकी मृत्यु के बाद तुकोजी गद्दी पर आया, पर 2 वर्ष बाद 1797 ईस्वी में मर गया। एक गृह युद्ध के बाद उसका पुत्र यशवंत राव गद्दी पर आया, जो कि बहुत स्वार्थी था। दौलत राव सिंधिया से उसकी शत्रुता ने और तथा पेशवा पर नियंत्रण करने की उसकी इच्छा ने इस मराठा शक्ति को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। अतः मतलब इंदौर का जो होलकरों का जो राज्य था वो भी अब पतन की ओर जाने लगा। मराठा राज्य संघ का एक सदस्य ग्वालियर का सिंधिया था। संघ का चौथा सदस्य था यह ग्वालियर का सिंधिया। इसके अंतर्गत पूर्वी मालवा, ऊपरी गंगा तथा जमुना के दोआब के क्षेत्र सम्मिलित थे। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि के बाद महादजी सिंधिया ने मराठा राज्य संघ में रुचि लेना छोड़कर अपने राज्य की शक्ति बढ़ाने में ज़्यादा ध्यान दिया। तो उसने पाश्चात्य ढंग से सैन्य संगठन किया और एक यूरोपियन जनरल की सेवाएं प्राप्त की। महादजी सिंधिया ने आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को
बंदी बनना पड़ा, जो कि महान मुगलों के इतिहास में एक बड़ी ही आश्चर्यजनक घटना थी। नाम मात्र का मुगल शासक अब मराठों के प्रभाव में आ गया। महादजी सिंधिया ने राजपूतों से भेंट वसूल की और मुगल दरबार में अपना प्रभाव कायम किया तथा अपनी शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा लिया। नौजवान पेशवा माधवराव की गद्दी नशीनी नाना फडणवीस नहीं बल्कि महादजी सिंधिया की अध्यक्षता में हुई। तो इस प्रकार 1792 में महादजी सिंधिया अपनी उन्नति की चरम सीमा पर था। 1794 में इस महान मराठा नेता की मृत्यु हो गई, जो कि मराठा राज्य संघ के लिए बहुत बड़ा धक्का थी। जब तक वह जीवित रहा उसने मराठा सरदारों को अपने नियंत्रण में रखा। यद्यपि वह सबसे शक्तिशाली मराठा सरदार था, फिर भी उसने पूना दरबार के प्रति पूरी श्रद्धा और पूरा विश्वास प्रदर्शित किया। मुगलों पर उसके अधिकार ने यह साबित कर दिया कि उत्तर भारत में ब्रिटिश नहीं बल्कि मराठे प्रभुता संपन्न हैं। तो इस प्रकार महादजी सिंधिया की मृत्यु का मराठा राज्य संघ के ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। महादजी की मृत्यु के बाद दौलत राव सिंधिया गद्दी पर आया, जो कि एक अयोग्य और दूर दृष्टि से रहित शासक था। उसके पेशवा पर नियंत्रण करने की इच्छा तथा जसवंत राव होलकर से संघर्ष ने ब्रिटिशों को हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान कर दिया और दोनों बारी बारी से ब्रिटिश प्रभुता के अधीन हो गए। अब बात करते हैं पूना के पेशवा की, जो कि मराठा राज्य संघ का 5वां और बड़ा महत्वपूर्ण सदस्य था। मराठा राज्य संघ का वह नेता भी था एवं पूना मराठा संघ का सैनिक एवं राजनैतिक केंद्र था। पूना के पेशवाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव तथा माधवराव थे। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था। 1782 से 1800 ईस्वी के बीच पूना में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति नाना फडणवीस था और उसने मराठों तथा अंग्रेजों में संघर्ष को बचाते हुए मराठा राज्य संघ को अक्षुण्ण रखने का प्रयास किया। जब वह निजाम से लड़ा तो उसे अनेक मराठा सरदारों का सहयोग प्राप्त हुआ। तो उपर्युक्त 5 सरदारों के अलावा भी कई छोटे छोटे मराठा सरदार थे जिन्होंने अंग्रेजों के लिए अनेकों बार परेशानियां पैदा की और जब तक कि 1812 ईस्वी में उनका पूर्ण सफाया नहीं हो गया वो अंग्रेजों को परेशान करते रहे। मराठा राज्य संघ के उद्देश्य पे हम बात करें कि मराठा राज्य संघ, अभी हमने मराठा राज्य संघ के उद्भव पे बात किया, मराठा राज्य संघ के उद्देश्य पर बात करते हैं। मराठा राज्य संघ का प्रमुख उद्देश्य था साम्राज्य के अन्य मराठा सरदारों की अपेक्षा पेशवा की शक्ति में वृद्धि करना तथा पेशवा के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में एकजुट होकर रहना। इनका मुख्य कार्य चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करना था, किंतु राजनीतिक या आर्थिक मामलों में सदैव पेशवा से मार्गदर्शन की अपेक्षा रखी जाती थी। बिना पेशवा की आज्ञा के कुछ करना भी संभव नहीं था, क्योंकि वह राज्य का प्रमुख नेता होता था या राज्य का प्रमुख होता था तथा मराठा सरदारों का वह नेता था। जहाँ तक मराठा राज्य संघ के या मराठा कन्फेडरेसी के चरित्र का, कैरेक्टर का प्रश्न है, समय व्यतीत होने के साथ साथ मराठा सरदारों ने, जिनका अपने अपने क्षेत्रों में प्रभुत्व जम चुका था, सतारा के छत्रपति के प्रति निष्ठा जताना स्थगित कर दिया। कालांतर में इन्होंने पेशवा के प्रति भी एक स्वतंत्र धारणा को अपनाना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार पेशवा के प्रभुत्व को कुछ हद तक स्वीकार करते हुए भी वो ये मराठा राज्य संघ के जो सदस्य थे वे पेशवा एवं छत्रपति के कड़े नियंत्रण में नहीं थे। यही मराठा राज्य संघ की
मूल प्रकृति थी। दिखावे के लिए तो वो छत्रपति और पेशवा के प्रति निष्ठा प्रकट करते थे, विश्वास प्रकट करते थे, लेकिन पेशवा और छत्रपति का इनके ऊपर कोई कठोर नियंत्रण नहीं रह गया था। अब मराठा राज्य संघ के विकास की बात करते हैं तो अन्य मराठा सरदारों के ऊपर पेशवा का प्रभुत्व मराठा राज्य संघ का प्रमुख लक्षण था। जब तक पेशवा सशक्त रहे, ताकतवर रहे, उनका प्रभाव राज्य संघ पर बना रहा। किंतु जैसे जैसे पेशवा कमज़ोर होते गए तो कमज़ोर पेशवाओं के समय में मराठा सरदारों को मनमानी करने का अवसर मिल गया। किंतु इतना अवश्य है कि वक्त पड़ने पर जब कि मराठों को समान रूप से खतरा होता था, तब ये लोग एकजुट हो जाते थे और एकजुट होकर के शत्रुओं का मुकाबला करने का प्रयास करते थे। बाजीराव प्रथम एवं बालाजी बाजीराव के समय में मराठा राज्य संघ का भारत के अनेक भागों में अभूतपूर्व विस्तार हुआ। मराठा सरदारों में पड़ोसी राज्यों की कीमत पर अपने क्षेत्रों में विस्तार की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल रही थी। स्वयं पेशवा ने मैसूर एवं कर्नाटक पर आक्रमण किया। उसने निजामुल मुल्क के पुत्रों को सलाबत जंग और निजाम अली को 1760 में उदगीर में परास्त करके असीरगढ़, दौलताबाद और बीजापुर के समर्पण के लिए बाध्य किया। तो बाजीराव प्रथम एवं बालाजी बाजीराव के समय में ही राणोजी सिंधिया एवं मल्हार राव होलकर ने क्रमशः ग्वालियर और बड़ौदा पर अधिकार कर अर्ध स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। तो एक प्रकार से इन सरदारों ने पेशवा के अभियानों की अध्यक्षता की। रघुजी भोसले ने बंगाल के नवाब अली वर्दी खां को हराकर कटक पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार उसने भी एक अर्ध स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अधिकांश सरदारों ने 1761 ईस्वी में पेशवा के नेतृत्व में पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया। तो इस प्रकार मराठे सिंधु से लेकर के मैसूर के दक्षिणी सीमांत तक चौथ वसूलने में सफल हुए, कामयाब हुए। मुगल सम्राट उनके हाथों की कठपुतली बन गया था। निजाम का प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित कर दिया गया था। राजपूतों, जाटों और रोहिल्लों का महत्व भी उतना नहीं रह गया था। उनका महत्व भी अब धीरे धीरे कम हो गया था। तो इस प्रकार 1760 ईस्वी तक मराठों ने भारत में अपना प्रभुत्व बहुत अधिक बढ़ा लिया। यह सब मराठा राज्य संघ के प्रयासों का परिणाम था, जिसके फलस्वरूप मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई। माधवराव के समय में मराठा राज्य संघ पूर्णतया पेशवा के नियंत्रण में रहा। उसने नागपुर के जानोजी भोसले को केंद्रीय सत्ता के प्रति समर्पण के लिए बाध्य किया। मल्हार राव होलकर की मृत्यु के उपरांत उसने इंदौर की गतिविधियों पर कठोर दृष्टि रखी। अहिल्याबाई ने पेशवा की सत्ता के प्रति पूर्ण निष्ठा व्यक्त की। इसी प्रकार महादजी सिंधिया ने पेशवा के नाम पर उत्तरी भारत में एक बार फिर से मराठों के प्रभुत्व की स्थापना की। अब हम बात करते हैं मराठा राज्य संघ के पतन की, कि इसका पतन कैसे हुआ। माधवराव प्रथम की मृत्यु जो कि 1772 ईस्वी में हुई थी, उसके उपरांत मराठा राज्य संघ के पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। संघ में स्वार्थपरता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और राष्ट्रीय हितों को ताक पर रख दिया गया था। व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत हित सर्वोपरि हो गए थे। माधवराव की मृत्यु के बाद स्वयं पेशवा अपने मंत्री नाना फडणवीस के हाथ की कठपुतली हो गया था और मराठा राज्य संघ के सदस्य स्वतंत्रता का दावा करने लगे थे। तो इसका कारण यह था कि मराठा सरदार नाना फडणवीस के प्रति निष्ठावान नहीं रहना चाहते थे, जो कि पेशवा की ओर से शासन कर रहा था। क्योंकि नाना फडणवीस की हैसियत केवल एक अकाउंटेंट की थी, लेकिन उसका प्रभाव बहुत अधिक था पेशवा पर। परिस्थिति कुछ इस प्रकार की हो गई थी कि राजा लोग पेशवा के हाथ की कठपुतली थे।
एवं स्वयं पेशवा नाना फडणवीस के हाथ की कठपुतली बन गया था। तो इस परिस्थिति का लाभ उठा करके मराठा सरदार अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र हो गए। इसीलिए P.E. रॉबर्ट्स ने इस समय की मराठा संघ की संवैधानिक स्थिति को क्यूरियस एंड बैफलिंग पजल कहा है, यानी एक विचित्र पहेली कहा है। 1795 ईस्वी में खरदा की लड़ाई में मराठा राज्य संघ को एक होने का अंतिम अवसर प्राप्त हुआ। निजाम अपने विरुद्ध मराठा सरदारों की सम्मिलित सेनाओं से हताश हो गया और सरजान शोर की अहस्तक्षेप नीति के कारण अंग्रेजों की सहायता से भी वंचित हो गया। खरदा की लड़ाई में निजाम की पराजय हुई। निजाम को भारी जुर्माना युद्ध क्षति के रूप में अदा करना पड़ा तथा अपने राज्य के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा। तो इन क्षेत्रों को मराठों ने आपस में बांट लिया। नाना फडणवीस की प्रतिष्ठा चरम सीमा पर पहुंच गई। इसके बाद मराठा सरदार पुनः आपसी द्वेष एवं ईर्ष्या में फंस गए, जिसके परिणाम स्वरूप एक एक कर वे विजित क्षेत्रों से हाथ धोते चले गए। मराठा सरदारों के आंतरिक कलह एवं नाना फडणवीस के अक्खड़ और गर्वीले व्यवहार से तंग आकर पेशवा माधवराव नारायण ने 1795 ईस्वी में आत्महत्या कर ली। परिस्थितियों में सुधार के बावजूद पेशवा द्वारा की गई दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्या से एक बार फिर से परिस्थितियां बिगड़ गईं। अब सभी मराठा सरदारों दौलतराव सिंधिया, जसवंतराव होलकर, नाना फडणवीस इत्यादि में पेशवा पर नियंत्रण करने की एक होड़ सी लग गई, क्योंकि पेशवा बहुत कमजोर हो गए थे। तो ये मराठा राज्य संघ के सदस्य चाहते थे कि पेशवा पर उनका नियंत्रण स्थापित हो जाए। तो दौलतराव सिंधिया और नाना फडणवीस बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनाना चाहते थे, जबकि जसवंतराव होलकर चिमनाजी अप्पा को पेशवा बनाना चाहता था। इस संघर्ष में सिंधिया व नाना की विजय हुई एवं बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। अपनी ताजपोशी के तुरंत बाद बाजीराव द्वितीय ने नाना एवं सिंधिया के प्रभाव से मुक्त होना चाहा, जिसके परिणाम स्वरूप अनेकों दुरभिसंधियों एवं प्रतिक्रिया दुरभिसंधियों का जन्म हुआ। यानी कि षड्यंत्रों का एक अड्डा बन गया। जो मराठा राज्य संघ था जो है, वहां पे तरह तरह के षड्यंत्र और कुचक्र होने लगे, दुरभिसंधियां होने लगी। और 1799 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु के समय बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ये मतलब एक ऐसा समय था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण समय था, लेकिन मराठा राज्य संघ में एक बड़ी भ्रमपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगले 20 वर्षों का इतिहास हम ये कह सकते हैं कि मराठा राज्य संघ के आपसी कलह, आपसी फूट, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि का इतिहास था। इनके आपसी कलह एवं फूट का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने चौथे आंग्ल मराठा युद्ध में 1818 ईस्वी में मराठा सरदारों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया और इस प्रकार मराठा राज्य संघ का अंत हो गया। तो हम देखते हैं मित्रों कि मराठा राज्य संघ जो कभी एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर करके सामने आई थी, वह आपसी द्वेष, ईर्ष्या, कलह और फूट का शिकार होकर के एक दुखद अंत को प्राप्त हुई। मराठा राज्य संघ ने एक समय पूरे दक्षिण भारत और उत्तर भारत में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी कि हर कोई उनसे भय खाता था, क्योंकि वो बहुत ताकतवर हो गए थे। और जब तक वो मिलकर रहे, जब तक उन्होंने मिलकर के संघर्ष किया,
जब तक उन्होंने मिलकर के लड़ाइयाँ लड़ी तब तक वो हर जगह सफल होते रहे, लेकिन जब उनके स्वार्थ ऊपर आ गए और जब उन्होंने पेशवा पर नियंत्रण करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया और उनमें आपसी कलह, ईर्ष्या, द्वेष, फूट इत्यादि व्याप्त हो गई, तो फिर उनका पतन निश्चित हो गया था और अंततोगत्वा उनका अंत बहुत ही निकृष्ट तरीके से हुआ, हम कह सकते हैं। कोई सम्माननीय अंत नहीं कहा जा सकता था। अंग्रेजों ने उनको पराजित करके उनको अपने अधीन कर लिया, उनको सहायक संधियां स्वीकार करने पर बाध्य कर दिया। तो इस प्रकार मित्रों, बहुत ही संक्षेप में मैंने मराठा राज्य संघ के उद्भव के बारे में, मराठा राज्य संघ के विस्तार के बारे में, विकास के बारे में और मराठा राज्य संघ के पतन के विषय में आपको जानकारी देने का प्रयास किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आप सबको एक बार फिर से नमस्कार।